तो हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री का ये है क्लास नंबर 5वां। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रियाशील केंद्र के बारे में। तो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा क्रियाशील केंद्र। आप लोग इसको बनाइएगा हेडिंग, क्रियाशील केंद्र यानी कि एक्टिव सेंटर्स। तो अगर मान लेते हैं एक रिएक्शन ए से बी है जिसमें प्रोडक्ट सी बन रहा है और एक्स यहाँ पर एज कैटलिस्ट है यानी कि उत्प्रेरक के रूप में है, एक्स कैटलिस्ट है यानी कि उत्प्रेरक के रूप में है। तो इस एक्स उत्प्रेरक की सतह पर अगर एक मान लेते हैं कि एक्स उत्प्रेरक है तो इसके सतह पर सरफेस पर इस ए और बी का यानी कि अभिकारक के अणुओं का अधिशोषण होता है, एडजॉर्प्शन होता है। इसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होते रहता है मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट का, ठीक है। तो किसी कैटलिस्ट का वो पार्ट, वो भाग जिस भाग में यानी कि जिस पार्ट में एडजॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हुआ होगा, एडजॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हुआ होगा यानी कि अभिकारक के अणुओं का अधिशोषण सबसे अधिक हुआ होगा, उस भाग को हम कह सकते हैं कि ये जो भाग है, सपोज कि इसको मार्क कर लेते हैं, ये अगर भाग यहाँ अगर अधिशोषण सबसे ज़्यादा हुआ है तो ये भाग कहलाएगा इस उत्प्रेरक का क्रियाशील केंद्र यानी कि एक्टिव सेंटर्स। तो डेफिनेशन में केवल इस बात का ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक के सतह पर या जिस बिंदु पर अभिकारक के अणुओं का अधिशोषण सबसे अधिक हुआ होगा उस बिंदु को हम लोग क्रियाशील केंद्र कहते हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में ये लिखना है कि उत्प्रेरक की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां अभिकारक के अणुओं का अधिशोषण सबसे अधिक होता हो, उसे क्रियाशील केंद्र कहते हैं। इस डेफिनेशन को कॉपी में नोट करना है। इंग्लिश में लिखेंगे कि दैट पोजीशन ऑफ कैटलिस्ट वेयर एडजॉर्प्शन ऑफ reactant molecules are maximum, is called active centers। तो ये रहेगा डेफिनेशन क्रियाशील केंद्र का यानी कि एक्टिव सेंटर्स का। फिर से एक बार देख लेते हैं कि किसी भी उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट का वो पॉइंट जहाँ पर एडजॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता होगा, मैक्सिमम एडजॉर्प्शन होता होगा, वो पॉइंट कहलाता है एक्टिव सेंटर्स, ठीक है। अब अगला जो हेडिंग हमारा होगा, जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हो चयनशीलता। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा चयनशीलता यानी कि सेलेक्टिविटी। इस टॉपिक को समझने के लिए हम लेने वाले हैं एग्जाम्पल 3 रिएक्शन का। सबसे पहला जो रिएक्शन होगा, अच्छा तीनों रिएक्शन में एक चीज़ कॉमन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का करवाना है रिडक्शन यानी कि H2 से रिएक्शन, तीनों ही क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, हम 3 बार एक ही प्रश्न को ले रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स है वो 1 मोल है,
दूसरे वाले में हाइड्रोजन 2 मोल है और तीसरे वाले में हाइड्रोजन जो है वो 3 मोल है। अच्छा, पहले वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में है H2। तो H2 जो है, चूँकि इसमें हाइड्रोजन 2 बार है तो H2 यानी कि दोनों H जो है बारी बारी से एक H C से पहले और एक H O से पहले आगे एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, HCHO। अच्छा, इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो बना ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, या इसी को हम कह सकते हैं मेथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल। ठीक है, पहले का प्रोडक्ट है। दूसरे वाले में कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो चूँकि 4 हाइड्रोजन है तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन में। 3 हाइड्रोजन C के बाद और 1 हाइड्रोजन O के बाद। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन यानी CH3, फिर एक ऑक्सीजन और फिर एक हाइड्रोजन यानी कि OH। इसका नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। रिएक्शन नंबर 3 देखते हैं। इसमें 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन को डिवाइड करेंगे 4 हाइड्रोजन में और 2 हाइड्रोजन में। 4 हाइड्रोजन C को देंगे और 2 हाइड्रोजन O को देना है। तो C के साथ जब 4 हाइड्रोजन गया तो CH4 और O के साथ 2 हाइड्रोजन जाएगा तो H2O यानी कि पानी। इसका नाम है मेथेन। तो बनेगा मीथेन प्लस वाटर। अच्छा, तीनों ही रिएक्शन में रिएक्टेंट सेम था और रिएक्टेंट सेम होने के बाद भी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अलग अलग है। ये है फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि ये जो बन रहा है ये एल्डिहाइड, ये जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप से है। दूसरा वाला बन रहा है OH ग्रुप यानी ये किस ग्रुप से है, अल्कोहल ग्रुप से है। तीसरा बन रहा है मेथेन यानी ये किस ग्रुप से है, तो ये एक प्रकार का एल्केन है। तो किसी भी रिएक्शन में सेम रिएक्टेंट लेकर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रतिफल क्या बनने वाला है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कि इस रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या लिए हैं। पहले वाले में जो कैटलिस्ट रहता है वो रहता है कॉपर, दूसरे वाले में जो कैटलिस्ट रहता है वो है कॉपर साथ में जिंक ऑक्साइड, इसके अलावा Cr2O3। ठीक है, और जो लास्ट वाला है उसमें रहता है प्रोडक्ट के रूप में निकेल। तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है ये डिपेंड करता है उस रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है, यूज होने वाले कैटलिस्ट पर। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि कैटलिस्ट ही तय करता है कि किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो हम लोग इसी बात को डिफाइन करेंगे कि किसी कैटलिस्ट का वो डिसाइडिंग पावर जिसमें वो डिसाइड करता है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसी को हम लोग कहते हैं सिलेक्टिविटी यानी कि चयनशीलता। ठीक है, अगर हमको डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि किसी उत्प्रेरक की वह क्षमता, किसी उत्प्रेरक की वह क्षमता जिसके कारण किसी विशेष प्रतिफल के उत्पादन के लिए अभिक्रिया को दिग निर्देशित करता है यानी कि दिशा निर्देश देता है, दिग निर्देशित करता है, उसे चयनशीलता कहते हैं। चयनशीलता कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय catalyst of that reaction. This deciding power of
कैटलिस्ट इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी। इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यह है कि सिलेक्टिविटी के बारे में, यानी कि चयनशीलता के बारे में। सिलेबस में आगे जब बढ़ेंगे तो अगला जो हेडिंग हमारा होने वाला है वो होगा एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण यानी कि एंजाइम कैटालाइसिस, ये सिलेबस का अगला हेडिंग है। अच्छा, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसके लिए अभी इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर अगली वीडियो में इस हेडिंग को कंप्लीट करवाते हैं।